हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, आज जो वीडियो मैं आपके साथ बनाने जा रहा हूँ, मैं एविडेंस एक्ट का पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एजुकेशनल पनासिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरा मेरा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना है इस वीडियो का। उसमें मैंने सीआरपीसी की जो 26 वीडियोस है मैंने उनका लिंक दे रखा है। उसके अलावा मेरे चैनल पे आपको लेबर लॉस की वीडियोस मिल जाएंगी। और मैंने अभी रिसेंटली एविडेंस एक्ट की प्लेलिस्ट शुरू करी है, तो एक पार्ट मैंने डाला था कि एविडेंस एक्ट क्या होता है, उसका रोल क्या है, उसके अंदर पर्टिकुलरली और इंक्विजिटोरियल सिस्टम ऑफ ट्रायल क्या होता है और एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ ट्रायल क्या होता है। ये सारे मैंने इंट्रोडक्शन इसके बारे में दिया था, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी भी लिंक दे रखी है, प्लीज वहां से लिंक मेरा चेक कर लेना। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हम सेक्शन 3 का डिस्कशन करेंगे एविडेंस एक्ट का, और जिसके अंदर हम जानेंगे कि फैक्ट क्या होता है या कोर्ट क्या होता है, फैक्ट इन इशू क्या होता है। उसके ऊपर आज हम डेफिनेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोर्ट क्या होता है। तो लॉ ने यहां पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, लॉ कहता है कि कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को कोर्ट की डेफिनेशन में यहां पे क्यों नहीं डाला? द रीजन बीइंग कि अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि एविडेंस एक्ट के अंदर, उसकी एप्लीकेबिलिटी के अंदर जो आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेटर है, वो नहीं आता, बिकॉज दे डू नॉट टेक द प्रॉपर सिस्टम ऑफ द एविडेंसेस। वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस तो फॉलो करते हैं, मगर उसके अलावा एविडेंस का जो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसको फॉलो नहीं करते। बिकॉज अगर वो उसको फॉलो करेंगे तो जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है वो पूरा मैकेनिज्म ही डिफीट हो जाएगा। तो दैट्स वाई कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर हमने आर्बिट्रेटर को एक्सक्लूड कर रखा है। तो इसके अलावा जो भी जजेस हैं आपके, मजिस्ट्रेट्स हैं आपके, ये सारे आपकी कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं, हु आर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंसेस। तो यहां पे कोर्ट का मीनिंग हमारा क्लियर है। दूसरा, जब मैंने आपको सेक्शन 1 पढ़ाया था कि एविडेंस एक्ट किस किस पे अप्लाई होता है, तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग की जहां पर मैं बात करता हूं, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो कंडक्ट होती है वो आपके कौन करते हैं? जजेस करेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग को कंडक्ट, या मजिस्ट्रेट जुडिशियल प्रोसीडिंग को कंडक्ट करते हैं। तो वो जब उस जुडिशियल प्रोसीडिंग को कंडक्ट कर रहे होते हैं तो दे आर कमिंग इन द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट। अब आते हैं हम इस एविडेंस एक्ट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे, जिसके ऊपर हमारी आगे की डिस्कशन चलेगी। जब मैं आपको सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक कराऊंगा तो वहां पे इस चीज का बहुत ज्यादा जिक्र होगा और मैं कई सारे एग्जांपल्स भी आपके साथ डिस्कस कराऊंगा। देखिए, फैक्ट, फैक्ट का मतलब क्या होता है? यहां पे फैक्ट को ना दो किस्म से डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला, जो फिजिकल फैक्ट जो हम देखते हैं, और दूसरा जो साइकोलॉजिकल फैक्ट जो हमें महसूस होता है या फिर हमारा ओपिनियन किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये हो सकता है कि हमारी जो सेंसेस जो परसीव करती है, जैसे मेरी आंखें जो देखती हैं, मैंने कोई चीज की स्मेल मेरे को पता चली, मेरे को कोई फील हुआ, तो दैट माइट बी जो मेरे सेंसेस ने परसीव किया, जो परसेप्शन ऑफ माई सेंसेस, और उसके ऊपर जो मैंने आपको बताया, दैट इज अ फैक्ट। अब फैक्ट एक्चुअली मैं आसान सी भाषा में बात करूं तो होता क्या है? फैक्ट को अगर मैं बहुत ही एकदम क्रिस्टल क्लियर सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन करूं तो फैक्ट का मतलब है कोई भी बात। अब वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रेलिवेंट है, वो रेलिवेंट नहीं है, उसको प्रूव करना है, उसको प्रूव डिसप्रूव करना है, ये हम आगे बात करेंगे। अभी हम सिंपल सी बात करते हैं कि फैक्ट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन एविडेंस एक्ट की बता दूं। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग और स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। हमारी कौन कौन सी सेंसेस होती है? जैसे हमारी टंग है, हमारी आंखें हैं, हम जो सुनते हैं, ये हमारा दिमाग है, हमारे सेंसेस हैं। तो हमारे सेंसेस ने जो भी परसीव किया है, जो उनकी परसेप्शन है, जो उन्होंने देखा, जो उनको सामने कोई इवेंट होता हुआ उनको दिखा, अगर वो चार चीजें अपने आसपास देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सारी चीजें फैक्ट है। और उसको एविडेंस में लेना है, उसको एविडेंस में एडमिसिबल करना है या नहीं करना, दैट विल डिपेंड अपॉन कि वो रेलिवेंट है, वो लीगली रेलिवेंट है भी या लीगली रेलिवेंट नहीं, उस पर हम आगे आएंगे। मगर फॉर द टाइमिंग हमें जानना पड़ेगा कि आसान सी भाषा में फैक्ट क्या है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। लेट सपोज कि एक जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे मर्डर होता है, ठीक है? तो मर्डर जिस टाइम पे हुआ उस टाइम पे किसी बाई स्टैंडर्ड ने, बाई स्टैंडर्ड मतलब जो वहां पे खड़ा था, बाई स्टैंडर्ड ने किसी को भागते हुए देखा। तो उसकी आंखों ने जो परसीव किया, जो परसेप्शन हुआ, जो भागते हुए देखा, दैट इज अ फैक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, लेट सपोज
कि जब आपके मान लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो और आपके फर्स्ट फ्लोर पे बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही है और अगले दिन पता चलता है कि वहां पे किसी की मौत हो गई, तो आपको जो जोर जोर से आवाजें सुनाई दे रही थी, चिल्लाने की, गालियों की आवाज सुनाई दे रही थी, और आपने जाके मजिस्ट्रेट वो पुलिस के सामने जो बयान दिया, गवाही दी, बोला कि साहब जोर जोर से आवाजें आ रही थी, तो जो आपके सेंसेस ने हियर किया, जो आपने सुना, वो फैक्ट था। आपने किसी व्यक्ति को, पुलिस आपसे छानबीन कर रही है, पुलिस आपसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पूछती है कि अच्छा वो व्यक्ति जो उस टाइम भाग रहा था उसने कौन से कलर की शर्ट पहनी थी, आपने बोला लाल कलर की शर्ट पहनी थी, दैट इज अ फैक्ट। पुलिस ने आपसे पूछा कि आप जिस टाइम पे आपने उसको भागते हुए देखा, तो वो उसके साथ को दूसरा भाग रहा था, नहीं भाग रहा था, आपने बोला कि नहीं भाग रहा था। तो आप मान लीजिए किसी कमरे में आए और कमरे में खून के धब्बे पड़े हुए हैं, आपने देखा पंखा जोर से चल रहा है, आपने पुलिस में जाके बयान करा, आपने बोला पंखा जोर से चल रहा था, पंखा चलना इज अ फैक्ट। वहां पे कलर, दीवार का कलर क्या है, दैट इज अ फैक्ट। फैक्ट मतलब कोई भी बात, एविडेंस जब हम इकट्ठा करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक एविडेंसेस की चेन बनाते हैं। मैं आसान सी भाषा में बोलूं तो हम फैक्ट्स की एक चेन बनाते हैं और उस चेन के इस बिना पर हम चीजें स्टैब्लिश करते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी भी कोई क्राइम होता है ना या कोई ऑफेंस कमिट होता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि डायरेक्ट एविडेंस के बेसिस पे हम कोर्ट में केस प्रूव कर पाए और आराम से साबित हो जाए, बहुत ही केक वॉक हो जाता है, बहुत मुश्किल है ऐसा। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को इकट्ठा करते हैं, हम सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे एविडेंस बनाते हैं। तो वहां पे जो हम सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे एक चेन बना रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन डेवलप कर रहे हैं, एक चेन ऑफ इवेंट सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज दैट, that is a culmination of the fact that all the facts have been put together, I mean to say all the relevant facts have been put together, और उसको कोर्ट ने फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में ले लिया। तो चाहे वो फैक्ट रेलिवेंट हो, चाहे वो फैक्ट इररेलेवेंट हो, चाहे वो फैक्ट एडमिसिबल हो, चाहे वो फैक्ट इनएडमिसिबल हो, द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू नोट इज दैट कि वो फैक्ट है। कोई भी बात है, किसी का नाम एक फैक्ट हो सकता है, किसी कोई कैसा दिखता है वो एक फैक्ट हो सकता है, बात समझ रहे हैं। और मान लीजिए आप किसी बेड पे बैठे हैं, उस बेड का कलर क्या है वो एक फैक्ट हो सकता है, पंखा चल रहा है वो एक फैक्ट हो सकता है, किसी जगह पे एक इंसिडेंट हुआ, गाड़ी का नंबर पर्टिकुलर नंबर था वो एक फैक्ट हो सकता है, गाड़ी 3 व्हीलर थी वो एक फैक्ट हो सकता है, गाड़ी 2 व्हीलर थी वो एक फैक्ट हो सकता है। तो फैक्ट मतलब कोई भी बात जो आपकी सेंसेस ने देखा, आपकी सेंसेस ने सुना, आपकी सेंसेस ने स्मेल किया, आपकी सेंसेस ने टेस्ट किया, आपके सेंसेस ने जो परसीव किया, जो परसेप्शन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो परसीव किया आपकी सेंसेस ने, वो आपका फैक्ट है। ये तो हमारा फिजिकल फैक्ट हो गया। अब आते हैं हम मेंटल कंडीशन के ऊपर, कि कोई भी किसी भी पर्टिकुलर मेंटल कंडीशन, मतलब आपको सामने वाले को देख के क्या फील होता है, आपको सामने वाले को देख, उसके एक्शंस को देख के, उसके कंडक्ट को देख के क्या आपकी, मतलब आपकी साइकोलॉजी बनती है, क्या आपके इमोशन डेवलप होते हैं, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में, क्या वो फैक्ट है। तो लॉ कहता है साहब वो भी फैक्ट है। क्यों? क्योंकि फैक्ट सिर्फ फिजिकल एलिमेंट्स में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, फैक्ट सिर्फ फिजिकल एलिमेंट में कंस्ट्रेंट नहीं है, फैक्ट वो हर चीज है जो फिजिकल भी है और जो साइकोलॉजिकल भी है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि किसी एक्सपर्ट ने, मान लीजिए किसी के नाखूनों में ब्लड के सैंपल, ब्लड के क्लॉट्स लगे हुए थे जब उसका खून हुआ, तो जब एक्सपर्ट ने वो खून निकाला और खून निकाल के जब उसकी जांच करी और एक्सपर्ट ने बोला कि एनिमल ब्लड है, तो वहां पे जब एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि एक एनिमल ब्लड है, दैट ओपिनियन इज इन इटसेल्फ अ फैक्ट। और इवन की वो एक रेलेवेंट फैक्ट भी है। जब मैं आपको सेक्शन 6 से लेकर 55 तक पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेलेवेंसी क्या होती है, कौन कौन सी चीजें रेलेवेंट होती है, कौन कौन सी चीजें इररेलेवेंट होती है, कोर्ट किसको एडमिट करता है एविडेंस में, किसको कोर्ट बाहर निकाल देता है। मगर जानने वाली बात क्या है, जब एक्सपर्ट अपना ओपिनियन दे रहा है तो वो भी एक फैक्ट है। कोई बंदा किसी की हैंडराइटिंग से वाकिफ है और वो अपना ओपिनियन देता है, हाँ जी ये उसी की हैंडराइटिंग है अपना, क्योंकि उसने उसको देखा है बराबर हैंडराइटिंग उसी उसको लिखते हुए या फिर उसके लेटर्स को पढ़ा है उसने बराबर, तो उसने कहा कि हाँ जी इसी की हैंडराइटिंग है, तो उस केस के अंदर दैट विल अमाउंट टू अ फैक्ट। तो फैक्ट के अंदर कोई भी इवेंट जिसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, कोई पर्टिकुलर स्टैंड अलोन फैक्ट, एक अलग फैक्ट सिंगल, उसका किसी दूसरे फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो भी एक फैक्ट हो सकता है। बात समझ रहे हैं कि एक तो ये हो सकती है कि पूरी चेन हो जिसको हम कह सकते हैं इवेंट, एक रिलेशन ऑफ थिंग्स हो, एक ये हो सकता है कि स्टैंड अलोन एक बात है, वो भी एक फैक्ट हो सकता है। एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज कि जो व्यक्ति मरा उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और उसका बस एक नौकर था जो उसका प्रॉपर्टी के सारे काम संभालता था, वो एक फैक्ट हो सकता है। क्योंकि वो फैक्ट है जब हम जोड़ेंगे एविडेंसेस के अंदर, जब हम उन्हें दूसरी चीजों के साथ, दूसरी बातों के साथ अलाइन करेंगे,
तो हमारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डेवलप होता है। और इसीलिए फैक्ट एक ऐसी चीज है जो पूरे के पूरे एविडेंस में बार बार रिपीट होती है, क्योंकि केस आप सिर्फ फैक्ट्स को प्रूव करके या फिर फैक्ट्स को डिस्प्रूव करके ही जीतते हैं। फैक्ट्स के अलग अलग टाइप है, फैक्ट इन इशू हो जाता है, रिलेवेंट फैक्ट है, इररिलेवेंट फैक्ट है, मगर प्रूव आपको या डिस्प्रूव आपको फैक्ट ही करना पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे। चाहे आप उसको किसी भी किस्म का फैक्ट बोलिए, चाहे आप उसको रेलेवेंट फैक्ट बोलिए, चाहे आप उसको फैक्ट इन इशू बोलिए, है वो एट द कोर लेवल फैक्ट ही। उसके अलावा मैं आपको एग्जांपल देख लीजिए आप, देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर। मान लीजिए लेट सपोज मैंने एक जगह एक बिल्डिंग देखी, जो बिल्डिंग थोड़ी टेढ़ी थी, वो एक फैक्ट है। मैंने कुछ सुना या कुछ देखा और मेरी सेंसेस ने कुछ परसीव किया, वो एक फैक्ट है। मेरा किसी के बारे में कोई पर्टिकुलर ओपिनियन है, वो एक फैक्ट है। तो लॉ यहां पे कहता है कि सिर्फ एक स्टैंड अलोन फैक्ट ही फैक्ट नहीं हो सकता, एक चेन ऑफ फैक्ट्स भी फैक्ट्स हो सकता है, स्टेट ऑफ थिंग्स भी एक फैक्ट हो सकता है, कोई इवेंट जिसके अंदर कई किस्म के फैक्ट इन्वॉल्व हैं वो भी एक फैक्ट हो सकता है। तो इन शॉर्ट बोलूं तो कल्मिनेशन ऑफ वेरियस फैक्ट, इवेंट का मतलब ही होता है कल्मिनेशन ऑफ वेरियस फैक्ट्स। तो अब चलते हैं हम इसकी अगली डेफिनेशन पे, सेक्शन 3 के अंदर, फैक्ट्स इन इशू। अब यहां पे देखिए, ये जो शब्द है, ये शब्द अपने आप में काफी मीनिंग कह रहा है, फैक्ट्स इन इशू। अब मैं आपको एक आसान सी भाषा में समझाता हूं इस चीज को। आप जब भी कोर्ट में जाएंगे और आप कोर्ट में कुछ क्लेम करेंगे, तो कुछ क्लेम करेंगे उसी को तो प्रूव करेंगे ना। मतलब कि आप जैसे, मैंने मान लीजिए मैं कोर्ट में गया और मैंने बोला कि साहब ये जमीन मेरी है और मेरे से जमीन हड़पी गई है। तो कोर्ट के सामने एक नजरिया आया, कोर्ट के सामने एक फैक्ट आया और एक इशू आया। क्या इशू आया कि ये जमीन किसकी है, हु इज द ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो कोर्ट के सामने जब ये इशू आया, दैट इज अ फैक्ट इन इशू। अगर मैं इसकी डेफिनेशन को देखूं तो डेफिनेशन भी यही कहता है, एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स। मतलब अगर मैं इस बात को दूसरे फैक्ट्स के साथ जोड़ूं तो किसी चीज की एग्जिस्टेंस, किसी चीज की नॉन एग्जिस्टेंस, किसी चीज का राइट, डिसेबिलिटी या तो असर्ट किया जाता है या तो डिनाई किया जाता है। क्योंकि अगर एक कोर्ट के अंदर हम सूट के अकॉर्डिंग देखें, सूट और प्रोसीडिंग दोनों कवर है, मतलब यहाँ पे सिविल मैटर्स की भी बात हो रही है और मैं क्रिमिनल मैटर्स की भी बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे जानने वाली बात क्या है कि जब कभी भी कोर्ट के सामने, चाहे वो सिविल मैटर हो चाहे वो क्रिमिनल मैटर हो, कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन होगा ना, उसी क्वेश्चन के आधार पे आप कोई चीज प्रूव करोगे, डिस्प्रूव करोगे। जैसे क्रिमिनल मैटर का एग्जांपल देता हूं मैं आपको, चार्ज जो बनता है, तो चार्ज में यही बनता है ना कि इसके ऊपर ये चार्ज लगा कि इसने मर्डर किया है या नहीं किया, इसने किडनैपिंग का चार्ज बना, इस पे रॉबरी का चार्ज बना, इस पे डकैती का चार्ज बना, इस पे फोर्जरी का चार्ज बना। तो जब आप किसी पे चार्ज बनाते हो तो प्रोसिक्यूशन उस चार्ज को प्रूव करने में लग जाता है, वेयर एज डिफेंस को क्या करना होता है, उस चार्ज को डिस्प्रूव करना होता है। सिमिलरली जब मैं सिविल मैटर में आता हूं तो वहां पे इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं सिविल मैटर के अंदर, वेदर द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू पर्टिकुलर पर्सन, वेदर द पर्टिकुलर पर्सन इज इंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी, वेदर द पर्टिकुलर पर्सन इज इंटाइटल्ड टू द रेंट, वेदर द पर्सन इज अ टीनेंट और नॉट अ टीनेंट, वेदर द पर्सन इज अ लैंडलॉर्ड और नॉट। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, इन शॉर्ट बोलूं जो सिविल मैटर में इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं, ये आपके एविडेंस में फैक्ट्स इन इशू कहलाते हैं। कि या तो एक पार्टी इसको असर्ट करेगी, उसका दावा करेगी, उसका असर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज का दावा पेश करना, आप उसको क्लेम कर रहे हो, और दूसरी पार्टी क्या करेगी, ऑफिसली उसको डिनाई करेगी, तभी तो आप अपोजिट में खड़े हो। तो फैक्ट्स इन इशू का जो आसान भाषा में मतलब है वो यही चीज है कि अगर हम इन फैक्ट्स को प्रूव करें, अगर दूसरे फैक्ट्स के साथ, रेलिवेंट फैक्ट के साथ इसको जोड़ें, तो ये चीज, ये जो फैक्ट है, ये कोई राइट को या फिर किसी डिसेबिलिटी को, किसी लायबिलिटी को असर्ट करती है या डिनाई करती है। आसान सी भाषा में बोलूं तो ये एक क्वेश्चन इंपोज करती है। कोर्ट के पास अब जाएंगे तो कोर्ट बोलेगा ना, व्हाट इज योर डिस्प्यूट, आपका मामला क्या है, क्यों आए हो आप इस पे। तो जब आप ये वाला फैक्ट दोगे कि साहब मेरा डिस्प्यूट ये है कि प्रॉपर्टी किसकी है, क्वेश्चन मार्क, तो अब ये प्रॉपर्टी किसकी है इसी को प्रूव करने के लिए एक बंदा एविडेंस देगा, और उसको डिस्प्रूव करने के लिए, मतलब अपना क्लेम करने के लिए अपोजिट बंदा अपना एविडेंस देगा, अपने फैक्ट्स को प्रेजेंट करेगा, रेलेवेंट फैक्ट, इररिलेवेंट फैक्ट जो भी होंगे। तो वहां पे वही चीज है कि एक पर्टिकुलर फैक्ट, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट, पॉइंट ऑफ क्लेम कोर्ट के पास आएगा, दैट इज योर फैक्ट्स इन इशू। जिससे कोर्ट को पता चलेगा कि डील हमें क्या करना है, हमें जो ये प्रोसीडिंग में काम करना है, किसके ऊपर हम लड़ रहे हैं, ये दोनों जो पार्टी आपस में आमने सामने किस चीज पे लड़ रहे हैं, ये दोनों प्रूफ डिस्प्रूव क्या करना चाहते हैं, ये इस्टेब्लिश क्या करना चाहते हैं, असर्ट क्या किया है। तो वो जो सवाल है ना, दैट इज अ फैक्ट इन इशू, और सिविल मैटर में उसी को हम इश्यूज फ्रेम करना भी कहते हैं। अब चलते हैं हम फैक्ट्स इन इशू के एग्जांपल देख लीजिए।
plaintiff is asserting that the property X belongs to him whereas the B denies the same. Obviously एक पार्टी अगर assert करेगी तो दूसरी पार्टी डिनाई करती है. कोर्ट ने जो इशू फ्रेम किया, ये प्रॉपर्टी किसकी है, प्रॉपर्टी ए को बिलोंग करती है नहीं करती है. अब क्या होगा, ये हो गया आपका फैक्ट इन इशू. अब इस फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए, असर्ट करने के लिए प्लेंटिफ जो है वो अपने फैक्ट्स देगा, अपने एविडेंसेस ले डाउन करेगा, और जो डिफेंडेंट है वो अपने एविडेंसेस को ले डाउन करेगा. तो ये फैक्ट इन इशू पे आगे कोर्ट की लड़ाई चलेगी, आगे एविडेंसेस दिए जाएंगे दोनों पार्टी की तरफ से. अब आते हैं दो कॉन्सेप्ट्स पे, फैक्टम प्रोबेंडम और फैक्टम प्रोबेंस. फैक्टम प्रोबेंडम का मतलब होता है इट इज द प्रिंसिपल फैक्ट विच हैज टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. कि कोर्ट में मसला क्या है, व्हाट आर यू प्रूविंग, व्हाट आर यू गोइंग टू असर्ट, व्हाट आर यू गोइंग टू डिनाई. जो आप डिनाई कर रहे हो आप उसको कोर्ट में प्रूव करिए. अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को असर्ट कर रहा है, किसी चीज को क्लेम कर रहा है, तो वो कोर्ट में प्रूव करे. तो फैक्टम प्रोबेंडम का मतलब दैट इज द कोर फैक्ट, दैट इज द प्रिंसिपल फैक्ट, दैट इज द अल्टीमेट फैक्ट, दैट इज द मेन फैक्ट विच हैज टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. एंड हाउ इट विल बी प्रूव्ड, थ्रू द एविडेंसेस. हाउ इट विल बी प्रूव्ड, रेलिवेंट फैक्ट को प्रेजेंट करके. क्योंकि किसी फैक्ट इन इशू को आप प्रूव भी तो फैक्ट से ही करते हो, और उन फैक्ट्स को हम कहते हैं रेलिवेंट फैक्ट्स. क्योंकि रेलिवेंट फैक्ट्स मतलब जो लीगली रेलिवेंट फैक्ट है. लॉजिकली को कोर्ट कभी कर सकता है, कभी नहीं भी कर सकता. लीगली रेलिवेंट फैक्ट को कोर्ट एडमिसिबल करता है एविडेंस के अंदर. तो आप प्रूफ कैसे करते हो अपने फैक्टम प्रोबेंडम को, आप प्रूफ करते हो फैक्टम प्रोबेंस से. मतलब प्रूफ क्या करना है, तो प्रोबेंडम हो गया. और कैसे करना है, मतलब किन फैक्ट से आप उस पर्टिकुलर प्रोबेंडम को प्रूव करोगे, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेंस. किन फैक्ट से, आसान सी भाषा में बोलूं तो किन फैक्ट से, किन बातों से, किन रेलिवेंट फैक्ट से आप अपने फैक्टम प्रोबेंडम को, अपने प्रिंसिपल फैक्ट को, अपने अल्टीमेट फैक्ट को प्रूव करोगे, दैट इज योर फैक्टम प्रोबेंस. अब आज का लास्ट टॉपिक, जिसके बाद मैं क्लास रैप कर देता हूं, रेलिवेंट. देखिए रेलिवेंट वर्ड और रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट जो है, ये मैं आपको सेक्शन 6 से लेकर 55 तक कराऊंगा, जिसके अंदर अलग अलग सिचुएशन के बेसिस पे उसमें केस लॉज भी डिस्कशन करेंगे, हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कि रेलेवेंसी को डिसाइड कैसे किया जाता है. रेलेवेंसी का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि एक फैक्टर को दूसरे से रेलिवेंट इसलिए कहा जाता है कि सेक्शन 6 से 55 में अगर वो फॉल करता है, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो कन्फेशन हो, चाहे वो मोटिव के रिगार्डिंग हो, चाहे वो किसी ओकेजन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो कंडक्ट शो करता हो, चाहे वो एक्सपर्ट का ओपिनियन हो, अगर वो सेक्शन 6 से सेक्शन 55 के बीच में फॉल करेगा तो वो आपका एक रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा और कोर्ट उसको एडमिसिबल कर देगी एविडेंस के अंदर. तो रेलिवेंस का मतलब यही है कि कोई भी बात जो आपने कही वो एविडेंस में ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, ये हम तय करते हैं उसकी लीगल रेलिवेंसी से, नॉट लॉजिकल रेलिवेंसी. लॉजिकली वो रेलिवेंट हो सकता है, मगर हमें उसको लीगल रेलिवेंट के, जज को उसको लीगल रेलिवेंसी के पैरामीटर पे चेक करना होता है कि अगर वो लीगल रेलिवेंट है, लीगली रेलिवेंट है, सेक्शन 6 से 55 के अंदर फॉल करनी चाहिए, तो कोर्ट उसको एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ करेगा, एज एन एविडेंस करेगा, उसको रेलिवेंट फैक्ट मानेगा. तो आपका कोई भी बात, आपने कोई फैक्ट बोला तो उससे वो एविडेंस नहीं बन जाएगा, उसका रेलिवेंट होना, और भी मैं डिटेल में बोलूं तो उसका लीगली रेलिवेंट होना जरूरी है. और इनफैक्ट उस फैक्ट का सेक्शन 6 से 55 के अंदर जो मैं केसेस डिस्कस करूंगा उसमें फॉल करना जरूरी है. तो ये आज के कुछ सेक्शन 3 के मैंने कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस किया. आई होप आपको मेरी क्लास समझ आई होगी. तो प्लीज मेरे चैनल एजुकेशन पैनासिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें. थैंक यू सो मच.